हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका तहे दिल से आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लीजिए, मैं अब महा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। लगा 4 सब्जेक्ट पर एक साथ, है ना। इसमें इतिहास के 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न आपके विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी में होंगे और 10 प्रश्न जीव विज्ञान के होंगे और 10 प्रश्न आपके भूगोल के होंगे, 10 प्रश्न आपके इतिहास के होंगे और 10 प्रश्न आपके संविधान के होंगे दोस्तों। और सभी कई बार आए हुए प्रश्न हैं और आने योग्य प्रश्न हैं, है ना। अगर नहीं भी आए हुए हैं तो क्या है, आगे उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग बारीकी के साथ पूरे हर विषय को लेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स का, और साइंस पर मेरी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। आपको मैं बहुत बारीकियों तक लेकर जाऊंगा, है ना। हर सब्जेक्ट के बहुत बारीकी तक पहुंच जाएंगे हम लोग। बस ये चलता रहे अपना प्रैक्टिस सेट, तो हर एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। और हर सब्जेक्ट मैं जो 4 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ और विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी और जीव विज्ञान को लेकर चल रहा हूँ, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के बहुत बारीकियों तक हम लोग जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बारीकियों तक मैं आपको लेकर जाऊंगा और इतनी गहराई तक आप चले जाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। और आज से इन 4 सब्जेक्ट का भंडारा है दोस्तों, है ना। विज्ञान, इतिहास, भूगोल और संविधान का। तो मेरे साथ लगे रहिए। अब रोज़ाना मैं डालने की कोशिश करूँगा। अगर किसी दिन गैप हो जाता है तो हो जाएगा, बाकी मैं रोज़ाना डालने की कोशिश करूँगा। साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और हाल ही में आपको पता चला होगा कि 22 जो नवगठित तहसीलें हैं उनके लिए पदों की भर्ती होने की संभावना अभी बढ़ रही है ना। तो उसमें हिंदी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट आने वाला है और सहायक ग्रेड 2 का। तो जो भी पेपर होंगे उसमें हिंदी का बहुत ज़बरदस्त रोल रहेगा, साथ ही जीएस का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। तो जीएस की भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो संपरीक्षक का बहुत दिनों से जो है मुख्यमंत्री जो कार्यालय होता है उसने संकेत भी दिया था बीच में संपरीक्षक का पेपर करवाना है करके। तो मेरे ख्याल से वो भी जल्दी पेपर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर आ जाएगा तो फिर तो फॉर्म आने की फिर से देरी हो जाएगी। तो जितने पेपर कराने जल्दी से 2-4 महीनों के अंतर्गत करा देने चाहिए, यही मेरा मानना है। और आप लोग भी इसके लिए ट्वीट करते रहिए मुख्यमंत्री जी को। मैं भी ट्वीट करता रहूँगा और सभी हमारे युवा भाई बिल्कुल ट्वीट करते रहें, क्योंकि हमको क्या है, रोज़गार चाहिए और बिना रोज़गार की इज्जत कम हो जाती है ना। आपको पता है कि युवाओं की इज्जत बिना रोज़गार के कम हो जाती है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको एक इज्जतदार, है ना, एक स्वाभिमानी व्यक्ति बनना है। तो जॉब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्या है, थोड़ा सा इज्जत में कहीं ना कहीं कमी रहती है। ये बात आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि सबके जीवन में बाधाएं हैं, लेकिन एक पंक्ति बोलूँगा आपके लिए कि ये जो बहुत अच्छी पंक्ति है, आपको उत्साह में लाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, है ना। ये बाधाएं हैं कौरव दल सी, है ना। अर्जुन सा तुम इन पर कूच करो, अर्जुन सा तुम इन पर कूच करो, अपना तीर धनुष गांडीव लेकर इन बाधाओं पर टूट पड़ो। तो इन बाधाओं पर टूट पड़ना है दोस्तों, और हर एक बाधा को मिटा देना है अब की बार, और अब की बार हर पेपर पार। तो चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और पहला पेपर गजब का प्रश्न है दोस्तों। ये पेपर में जब आया था, आरआरबी के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये रेलवे के पेपर में, तो पसीने छूट गए थे बहुत सारे विद्यार्थियों के। और पूछा है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, है ना। तो कैसा तो कभी लिखा रहता नहीं है, अक्सर वह पूछता है कि वह दिखाई देगा। तो बताइए दोस्तों कैसा दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला, पीला। तो दोस्तों ये हरा हो जाता है ना, हरा दिखाई देने लगता है।
और मैं आपके लिए 4 ऑप्शन इसलिए पढ़ूंगा ताकि आपको अपना आंसर चूज करने का मौका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश देखिए, हर जो रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, और इसका कारण यही है कि है ना, उनका जो है हर एक का जो है रंग उनके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है ना। तो निश्चित उनके तरंगदैर्घ्य द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार बना हुआ है, और जब भी फिजिक्स आपके सिलेबस में होगा विज्ञान के अंतर्गत, तो ये पेपर में आने की पूरी संभावना होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और आगे तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न दे दिया है। आपको पता ही होगा कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, है ना। सूर्य प्रकाश को ही क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत, है ना, श्वेत प्रकाश बोलते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर, इंग्लिश में विबग्योर से याद रखते हैं, हिंदी में बैजनी हपी नाला से याद रखते हैं। और आगे चलता हूं दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताइए, ये प्रश्न आया है कि नहीं आया है? बहुत बार आया हुआ है ना। और अगर वायुमंडल ना हो तो दोस्तों क्या होगा कि धूल के कणों द्वारा, है ना, वायु द्वारा जो है प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? काला दिखाई देने लगेगा। इसी कारण से काला दिखाई देने लगेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपके लिए और गजब प्रश्न पूछ लिया है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में दोस्तों 3 रंगें बहुत मुख्य होती हैं, लाल, हरा, है ना, लाल, हरा, और एक और रंग होता है नीला। तो लाल, हरा और नीला किस में दिखाई दे रहा है, देखते हैं। अच्छा, सी ऑप्शन में लाल, हरा और नीला है ना। हालांकि इसका क्रम दे दिया है लाल, नीला और हरा। बात एक ही है दोस्तों, है ना। तो यही जो है क्या होता है, यही आपके फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RGB याद रखते हैं। R से रेड होता है, और G से ग्रीन होता है, और B से ब्लू होता है। तो ऐसे आप भी याद रख सकते हैं, और बहुत आसान प्रश्न है वैसे तो, है ना। और एक और बात अब मैं आपको बता दूं कि इन्हीं को प्राथमिक रंग माना जाता है ना, और द्वितीयक रंग किनको माना जाता है मुझको बताइएगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी पकड़ फिजिक्स पर बहुत अच्छी है, भौतिकी पर। और आपको लाइक भी, आपके कमेंट को मैं लाइक भी करूंगा दोस्तों, हार्ट भी मिलेगा आपको पढ़ाकू योद्धा के चैनल की तरफ से। ठीक है, इसलिए उत्तर देने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अच्छा, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, ये आ गया गजब प्रश्न। और इतना आसान प्रश्न है कि कई बार पूछा गया है, लेकिन, है ना, इस बात को याद रखिए। देखिए, PCS तक में पूछा गया है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछ लेता तब तो लाल होता, है ना। आपको भी पता होगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा होता है? लाल होता है दोस्तों, है ना। तो लाल लगा देते, लेकिन अभी पूछा है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला, तो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो बैगनी रंग के प्रकाश की जो है आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? लाल रंग के प्रकाश की होती है। और इसीलिए बैगनी की जो है ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। अगर आपसे दृश्य प्रकाश में पूछे कि इन रंगों में से, है ना, इन 7 रंगों के प्रकाशों में से किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो आप लोग बताएंगे बैगनी रंग, है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत बार बन जाता है, और बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है दृश्य प्रकाशों में, है ना। और दृश्य प्रकाश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दृश्य जो है प्रकाश तरंगे एक, है ना, एक अलग लेवल है। उसके बाद और भी लेवल आते हैं, है ना। जैसे उसके आगे अगर अपन देखें, आगे ऊर्जा वाले, है ना, उसके आगे ऊर्जा वाले देखें तो पराबैंगनी आ जाएगा उधर, है ना। और इससे कम ऊर्जा वाले देखें तो अवरक्त आ जाएगा इधर। तो ऐसी बातें हैं। तो वो सब प्रश्न भी बीच बीच में आते रहेंगे, और जितना मैं डिस्क्राइब करना, है ना, कर पाऊँगा करता जाऊँगा, आपको गहराइयों तक लेकर जाऊँगा, बारीकियों तक लेकर जाऊँगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। बस इस भंडारे में मेरे साथ रहिए,
और प्रैक्टिस फुल करेंगे। ठीक है, बस एक बार मेरे शुरू होने की देरी होती है, फिर मैं बहुत तेज़ी से चलूँगा, है ना, और लगातार चलता रहूँगा। और साथ बनाए रखिएगा दोस्तों, तभी मज़ा आएगा, है ना। और हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा बच्चे देखें, है ना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता जाए और मैं और अच्छे से आपको पढ़ाता जाऊं। तो चलते हैं दोस्तों। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके लिए मैं बता दूं, सफ़ेद रंग बन जाता है। तीनों मुख्य रंगों को मिलाने पर जो है ना, प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो है सफ़ेद बन जाता है। सोचिए कितना बढ़िया प्रश्न है। और बनता है ना, बनता है, मैं बता रहा हूँ आपको, बनता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ेद। अच्छा, मेजेंटा कौन कौन से रंगों को मिलाकर बनता है मुझको बताइएगा भला, है ना। अगर आप बता सकते हैं तो मुझको बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है फोटोग्राफिक कैमरे से, और वास्तव में जो है ये भौतिकी के प्रश्न हैं और 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आँख की रेटिना में आपको पता है दोस्तों क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं, है ना, प्रतिबिंब बनते हैं। उसी प्रकार से फोटोग्राफिक कैमरा में, फिल्म में जो है ना, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। और इसी में क्या बनता है? फिल्म, है ना, फिल्म में ही प्रतिबिंब बनता है। और आगे चलते हैं। और कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस उसमें भी लगा होता है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस ही लगा होता है। जैसा कि आपको पता है कि आँख में भी उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है। अच्छा, 10वां देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ, अच्छा मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। अच्छा, अब दिख रहा होगा, गजब का। और उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो ये कब होता है? जब बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति, है ना। तो बूढ़े व्यक्ति में ऐसा होता है अक्सर करके। और जरा दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, जरा दृष्टि दोष। और हिंदी में लिखा हुआ नहीं दिया है आपको, ये हो गई है आपके लिए परेशानी। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको प्रेसबायोपिया। इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल सही है। मुझको कमेंट करके बताइएगा कि इसके इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप भी मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। जो प्रश्न मैं पूछूंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलें आगे। फिजिक्स के प्रश्न आपके ख़त्म हो गए हैं 10। अब देखते हैं आगे किसके प्रश्न हैं 10। तो 10 प्रश्न आपके सामने और आ गए हैं। और ये 10 प्रश्न हैं दोस्तों इतिहास के। और मैंने एकदम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, उनको ही उठाया हुआ है। तो इनको भूलकर भी स्किप मत करिएगा। और आप अगर हो सके तो लिख कर रखिएगा ताकि आपको भूले ना। वैसे तो भूलने नहीं चाहिए क्योंकि ये आसान प्रश्न है। और आसान नहीं भी हैं दोस्तों, है ना। जो पढ़ा होगा उसके लिए आसान है ना। जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जिनको अच्छे से इनके बारे में नहीं पता है वो लिख कर रख लीजिए ताकि क्या है, भूले ना, है ना। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद क्या है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे के प्रश्नों को लेकर मैं चलता हूँ। और भारतीय इतिहास में 1912 की ऐतिहासिक, है ना, 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो आपको पता होगा 1911 में जो है जॉर्ज पंचम आए हुए थे, राजा जी ब्रिटेन के, दिल्ली दरबार लगा था। तो उन्होंने दोस्तों राजधानी का परिवर्तन कर दिया था, है ना। राजधानी को परिवर्तित करने की घोषणा कर दी थी। क्योंकि हुआ क्या था कि भाई दिल्ली जो है पास पड़ता है उधर से, ब्रिटेन से, पश्चिम की तरफ से, उसको, है ना, उनको फिर से दिल्ली से फिर से कोलकाता आना पड़ा था।
तो उनको लगा कि यार दिल्ली को क्या है कैपिटल होना चाहिए, तो उन्होंने गवर्नर से बोला और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1912 की घटना है। और आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की राजधानी पहले क्या थी, तो कोलकाता थी दोस्तों। ठीक है, बाद में दिल्ली बनी है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुशीलन समिति के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। इस समिति ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था, है ना, बहुत परेशान करके रखा था अंग्रेज़ों को। और है ना, नाम अनुशीलन समिति है, लेकिन ये लोग कोई मतलब है ना, अनुशीलन से आपको लग रहा होगा कि नम्र टाइप का समिति है, लेकिन नम्र नहीं थे ये लोग, उग्र है ना, उग्र थे। और जो बोलते हैं ना दोस्तों क्रांतिकारी, हाँ वो क्रांतिकारी, इस दल से क्रांतिकारी बहुत लोग थे। तो वो लोग पूरा नाक में दम करके रखे थे अंग्रेज़ों के। और मुख्य आदमी इसका जो है, वो मुख्य जो व्यक्ति हैं वी.डी. सावरकर जी हैं, है ना। और वी.डी. सावरकर जी के बारे में आपने बहुत बार सुना ही होगा, तो मैं अभी नहीं बताता, चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो ये देखिए दोस्तों, उस समय कौन था आपका जो है गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल से इतने प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस समय जो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग थे, इसी के समय जो है दिल्ली दरबार भी लगा था, दिल्ली दरबार। और इन्हीं के समय जो है क्या हुआ था, इन्हीं के समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो लगा दीजिए सी। अच्छा, सी लगाइएगा, है ना। और अल हिलाल, ये बात गजब का प्रश्न है। अल हिलाल पूछा जाता है आपसे, क्या है ना। अल हिलाल जो है किनका समाचार पत्र है, डायरेक्ट ऐसा भी पूछ लिया जाता है। और देखिए लंबा चौड़ा भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो पढ़ देता हूँ मैं। जो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों अल हिलाल जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, है ना। अरे दोस्तों ये में लग गया फिर से, सी आंसर बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आज़ाद, है ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों आपको मैंने बताया ही कि अबुल कलाम जो है आज़ाद हैं शिक्षा मंत्री, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। इन्होंने ही अल हिलाल नामक समाचार पत्र चलाया था। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना पर टिक लग ही रहा है, तो आप बता दीजिए कि इनका क्या था, इनका कौन कौन सा समाचार पत्र था। तो मैं आपके लिए बता ही देता हूँ। हमदर्द जो था, इनका समाचार पत्र था हमदर्द। और था एक कॉमरेड, क्या था, कॉमरेड। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। पंजाब केसरी, बस ये तो आप देखते ही बना देंगे दोस्तों, है ना। लाला लाजपत राय जी को कौन नहीं जानता है ना। तो पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय। लेकिन आसान प्रश्न है। क्यों आसान प्रश्न है? क्योंकि कई बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए आसान है। और डी लगा दीजिए ऑप्शन। और देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की लाठी मार कर हत्या कर दी गई थी, जब वो क्या कर रहे थे दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और बहुत ख़राब घटना थी वो। तो उसका बदला भी हमारे है ना, हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने लिया। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जो कि है ना, उनके लाठी के मार से ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी हत्या कर दी गई थी। और जो है लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई थी, और उसका बदला पूरा लिया गया। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि किनके लाठी के मार से हुआ था, है ना, किनके लाठी के मार से मृत्यु हुई थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। और किन्होंने इसका बदला लिया था? भगत सिंह ने इसका बदला लिया था। ठीक है, जिसके चलते 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी हो गई थी, है ना। तो वही बात है।
तो ये भी पूछा जाता है कि किस केस में जो है भगत सिंह, है ना, राजगुरु, इन लोगों को जो है फांसी हुई थी, तो सैंडर्स केस में, है ना, सैंडर्स हत्या केस में। अच्छा, वो चलिए बहुत कुछ सीख लिया हमने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1907 ईस्वी में, आपको पता है, सूरत अधिवेशन में हुआ था। और जिसके मुझको कमेंट करके बताइएगा कि अध्यक्ष कौन थे, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे। और ये आपने बता दिया तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 27 का देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 1906 की। और सलीमुल्लाह खां का नाम आपने सुना होगा, अशफाकुल्लाह खां, इन लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आपको सलीमुल्लाह खां दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपके लिए सी ऑप्शन लगा भी दिया है, टिक। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ऐसे याद रखिए दोस्तों कि हम लोग गणेश जी के मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी, है ना, इसका आरंभ किया था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक जी, इनको माना जाता है आरंभकर्ता। और इन्होंने ही शिवाजी महोत्सव का भी आगाज किया था महाराष्ट्र में। कौन से महोत्सव का? शिवाजी महोत्सव का। क्योंकि अंग्रेज जो हैं राष्ट्रवादी नेताओं को इकट्ठा नहीं रहने देते थे, है ना। तो ये लोग क्या है, इसी बहाने इकट्ठा होते थे और बातें करते थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव। और एक बात आप अगर मुझको बता देंगे आप लोग कि किस वर्ष में शुरू किया था, तो मेरा मन गदगद हो जाएगा, है ना। तो कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, है ना। और बहुत पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ हैं, मुझको पता है, बता देंगे और 100% बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि कौन कौन कमेंट कर रहा है ना। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ बहुत सारे होशियार बच्चे बने हुए हैं, तो आप लोग 100% बता सकते हैं कब हुआ था। देखिए, ढूंढ कर भी बताएंगे तो आपका ही फायदा है। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है कब शुरू किया गया था। तो ये ढूंढने से क्या होता है, बहुत कुछ आपको जानने को भी मिलता है ना। इसलिए मैं आपको होमवर्क टाइप का दे देता हूँ टीचर के, है ना, टीचर होने के नाते, ठीक है। और अगला प्रश्न अगर मैं देखूँ तो ये भी प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, और आप बताइएगा। इसमें तो मुझको ज़्यादा बताने योग्य कुछ नहीं लग रहा है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल, हाँ, बंगाल विभाजन। ये देखिए बंगाल, देखिए बंगाल देखते ही आप लगा दीजिए टिक, क्योंकि देखिए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में ही शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और 1908 में बहुत ज़्यादा ये चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, है ना, 1908 में। और 29 का मैं लगा रहा हूं दोस्तों, ए ऑप्शन। और बंग भंग आंदोलन भी इसी को बोलते हैं ना, मुझको कमेंट करके बताइएगा, इसी को बोलते हैं कि किसको बोलते हैं? बंग भंग आंदोलन, बताइएगा मुझको। तो स्वदेशी आंदोलन को ही दोस्तों बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रणेता आपके महान जो नेता हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, वो थे, है ना, जिनको फिर जेल हो गई थी। आपको पता होगा, उनको फिर जेल हो गई थी, है ना। और मांडली जेल में रखा हुआ था उनको, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष करते रहे। और वहीं पर एक बुक लिख दी, ज़बरदस्त बुक, जिसका नाम आपसे पूछा जाता है, जेल में लिखी बुक का नाम पूछा जाता है, उसका नाम है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। सोचिए, जो व्यक्ति इतनी प्रताड़ना में है, उसके मन में इतने उच्च विचार आ रहे थे, और ऐसा बुक लिख दिया, गीता रहस्य, ठीक है। तो ये महान व्यक्तियों की पहचान होती है कि हार मानते नहीं हैं, और ऐसा करके दिखाते हैं कि उनका नाम जो है सदियों तक गूंजते रहता है ना। और हम सभी उनका जो है नाम बहुत प्यार से लेते हैं दोस्तों। ऐसे महान व्यक्ति भी हमारे देश में हुए हैं, और बहुत बड़े नेता थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो इतिहास का 10 प्रश्न खत्म होने वाला है, और उसके बाद दोस्तों और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। भूगोल के 10 प्रश्न से आपके सामने आएंगे। उसके बाद आपके सामने संविधान के 10 प्रश्न आएंगे। फिर आपके सामने 10 प्रश्न होंगे जीव विज्ञान के। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व मैंने दोस्तों आपको बताया था, जो है बंग भंग आंदोलन के प्रणेता उनको माना जाता है, लोग बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं है और यहाँ पर इसीलिए आपको लगाना पड़ेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये भी बंगाल से संबंधित हैं और इन्होंने भी विद्रोह में पूरा सहयोग दिया था, है ना। और नेतृत्व देखिए, एक ही व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता है, इतने बड़े, है ना, बंगाल में एक ही व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे व्यक्ति थे और एकता में ही शक्ति है, आप सबको पता है, सभी मिलकर काम कर रहे थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आप लोग याद रखिएगा आप। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब भूगोल के गजब के प्रश्न सामने आने वाले हैं, दिल गार्डन गार्डन होता जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न हम लोग जब लगातार सॉल्व करते जाएंगे, 1 महीना ऐसा चला ना दोस्तों, तो देखिएगा आपके जो ज्ञान में कितना विकास होता है। और अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो है बातों को पढ़ तो लिया है लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा माध्यम है रिवाइज करने का, प्रैक्टिस सेट। आपका रिवाइज भी होते जाएगा, कितना आपने पढ़ा हुआ है, आपको चेकिंग भी आप करते जाएंगे कि मुझको कितना याद है। और साथ में आपको अगर याद नहीं होगा, अगर गलती से याद नहीं होगा, तो आपका जो है रिवाइज भी होते जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि बहुत बारीकियों तक लेकर जाऊंगा, बहुत गहराइयों तक लेकर जाऊंगा। तो चलिए, आज के 30 प्रश्न भूगोल के हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं मैंने और आपको भी महत्वपूर्ण लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बहुत बार आए हुए हैं ना दोस्तों। आप लोग अगर पुराना पेपर देखेंगे ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ रहे होंगे, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो बताइए दोस्तों, आया है कि नहीं? बहुत बार आया है और रेलवे तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोजन का कितना है ना, प्रतिशत सूर्य में। तो मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, सबसे अधिक सूर्य में हाइड्रोजन ही होता है, 71%। अगर पूरे ब्रह्मांड में पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तब भी हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, और उसके बाद भी आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिए, हीलियम जो है, हीलियम ये जो है दूसरा तत्व है जो आपके सूर्य में पाया जाता है और, है ना, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। लगभग आपके 26% के आसपास, 26, हाँ दोस्तों, 26-27% के आसपास ही पाया जाता है। और याद रखना चाहें तो आप लोग 100% याद रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न भी बनता है। मैं तो बोलता हूँ याद ही रखिए, है ना, क्योंकि प्रश्न बनता है तो याद रखना ही चाहिए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है ना। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें कुछ जानने को है नहीं। हाँ भाई, कंफ्यूज इस बात में हो सकते हैं कि शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, है ना, सांझ का तारा कहते हैं, चमकीला भी होता है। सबसे अधिक चमकीला अगर आपको ग्रह पूछे तो शुक्र ही होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा, है ना, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं होंगे, जो पढ़ा होगा वो तो सूर्य लगाएगा ना। सूर्य ही तारा है अपना, हमारा शक्ति का केंद्र है हमारे सौरमंडल का। तो मैंने जो बताया दोस्तों आपको, वो बात आप याद रखिएगा, है ना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये भी पूछा जाता है आपको, शुक्र है। ठीक है, और सबसे जो भोर का तारा है, सांझ का तारा है, ये भी शुक्र है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, शुक्र को ही भारत की जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, है ना, जुड़वा बहन। और इसीलिए हमारे जो गुरुदेव हैं, वो जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग पृथ्वी को माता कहते हैं, इसीलिए शुक्र को वो जो है हमारे जो गुरुदेव हैं वो मौसी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, शुक्र क्या है, हमारी मौसी है और पृथ्वी की जुड़वा बहन है। चलिए आगे चलते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये तो बहुत सारे बच्चों को रट्टा होगा, लगभग 6000 अंश सेल्सियस होता है। और याद नहीं है दोस्तों तो याद रख लीजिए, पूछा जाता है। अच्छा, क्रोट का बताइए, क्रोट का, सूर्य के अंदर का, है ना, आंतरिक क्रोट का बताइए कितना होता है तापमान, है ना, बताइएगा मुझको कमेंट में। नहीं पता होगा तो मुझको पूछ लीजिएगा।
और पूछेंगे तभी बताऊंगा दोस्तों मैं, है ना, नहीं तो नहीं बताऊंगा। कमेंट में देखिए पूछेंगे तो क्या है, मुझको भी लगेगा कि बच्चे जो है पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, तभी तो बताऊंगा ना मैं। नहीं तो टीचर को क्या है, उत्साह नहीं आ पाएगा, है ना, मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो जो क्वेश्चन आपके मन में उठता है तुरंत पूछा कीजिए, और जो उत्तर आपको पता है वो भी बताया करें, है ना। तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा, है ना। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति उत्साहित होता है वही तो अच्छे से पढ़ाएगा ना, और वही आपको उत्साहित कर पाएगा। तो हम दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, हम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और खूब पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसका तो मैंने उत्तर भी बता दिया है आपको। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो मैंने बोला दोस्तों हीलियम। और हीलियम कितने परसेंट पाया जाता है अगर आपसे पूछे तो लगभग 26-27% आपके हीलियम का दिया रहेगा, उसी पर टिक लगा दीजिएगा। और अगर एक्यूरेट देने का प्रयास करें तो लगभग 26.6% लगभग देगा वो, है ना, इसी के आसपास देगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के आसपास देगा। तो देखिए क्या होता है, 71% तो आपका हाइड्रोजन हो जाता है। अब देखिए उसमें अगर 20 जोड़ दें तो 91 हो गया, 6 और जोड़ दें तो 97 हो गया। तो 97.6 तो यही हो गए, है ना। तो लगभग ये लोग 98% है ना, 98, है ना। मैं तो बोलूँगा दोस्तों 98 नहीं, हम लोग बोलते हैं 99% लगभग दोनों मिलकर कवर कर लेते हैं, है ना, दोनों मिलकर लगभग कवर कर लेते हैं। और वैसे 98-99% आप लोग याद रखिए कि दोनों मिलकर कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आती जा रही हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, है ना दोस्तों। तो हार नहीं मानना है हमको, संघर्ष में लगे रहना है, अपने माँ बाप का सपना हमको पूरा करना है। तो चलते हैं। और सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट? हो, इतना आसान प्रश्न। अच्छा, जो पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, लगभग 8 मिनट लगता है ना, सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। तो 37 का ए। ठीक है दोस्तों, तो आसान तो है प्रश्न, इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन है ना, जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर। और सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मैंने देखा कई बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो कई प्रश्नों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसको तो कोई नहीं भूलेगा, है ना, कि कोई भूल गया दोस्तों। सूर्य के सबसे पास जो है बुध होती है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, यहीं पर आप फंस जाते हैं। आपको पूछ लेता है कि जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस। अगर इंग्लिश में अगर आपको नाम दे दे तो वीनस बोलते हैं। और वीनस जो है सबसे गर्म ग्रह है, जो पृथ्वी की बहन है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, ये जो है सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध सबसे पास होता है। तो इसीलिए फंस जाते हैं बच्चे कि भाई क्या हो जाता है, उनको लगता है कि बुध सबसे गर्म होता होगा। तो जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। और आगे अगर मैं चलूँ दोस्तों, तो बुध से संबंधित प्रश्न दे दिया है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध वास्तव में 28 दिनों में 28 दिनों में जो 88 दिनों में, है ना, 28 नहीं दोस्तों, 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसके एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 88 दिन। और 88 दिनों में ही यह चक्कर पूरा कर लेता है, सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे कम समय में कौन पूरा करता है अगर पूछे आपसे, तो यही पूरा करता है, क्योंकि सबसे पास भी तो है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी जो है 365 दिनों में, है ना, लगभग 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर जो है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपको पता है। तो उसी प्रकार से बुध नक्षत्र में देखें हम लोग, तो वहाँ पर एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं।
और और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने। तो बुध की तुलना देखिए जो है चंद्रमा से भी की जाती है कई बार, क्योंकि देखिए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो बुध में ही होती हैं। तो बी ऑप्शन आप लगा दीजिए टिक, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन टिक लगा दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, टिक लगा ही देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो सीधी सीधी बात पूछ रहा है ना, सीधी सीधी बात पूछ रहा है दोस्तों कि किन दो ग्रहों के बीच किन दो ग्रहों के पास अपना उपग्रह नहीं है। तो मैं बात करूं दोस्तों तो मंगल जो है, मंगल है, और जो है बुध है। यही तो है क्या दोस्तों? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? गड़बड़ हो रही है दोस्तों, क्योंकि बुध तथा शुक्र के पास कोई क्या नहीं है, बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई स्वयं का प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास। मंगल के पास तो दो हैं, डिमोस और फेबोस। ठीक है, और टाइटन जो होता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह भी पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और जो टाइटन है दोस्तों उसकी जो चलिए छोड़िए, है ना, ये बातें शायद नहीं पूछी जाएगी। चलिए छोड़ते हैं, अगले बातों पर चलते हैं। हाँ, लेकिन ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, और टाइटन का आपको पता है घड़ी भी आता है, तो आप उससे याद रख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में, हाँ ये तो मैंने अभी बताया आपको, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43वां। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में, या बोले चाहे सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो सबसे तीव्र ग्रह बोले, एक ही बात पूछ लिया दोस्तों घुमा फिरा के, और दोनों का ऑप्शन आप लगा चुके होंगे ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। और एक बात हमारे गुरुदेव बोलते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए वो बात मैं बोल सकता हूँ बीच बीच में, कभी कभी बोलूँगा। ठीक है, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस आगे सॉल्व करते हैं। और अब आपका जो है दोस्तों संविधान का प्रश्न आ गया है ना। 10 प्रश्न संविधान का सॉल्व करते हैं और बहुत मज़ा आएगा। तो लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। तो यही हमारे गुरुदेव बोलते हैं, और यही मैं बोलना, है ना, यही बात मैं कर रहा था आपको मोटिवेट करने के लिए। बीच बीच में मैं इन्हीं, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातों का बार बार प्रयोग करता रहूँगा, ताकि आपके अंदर उत्साह बढ़ता रहे, आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती रहे, और हम लोग पढ़ते भी रहें। चलते हैं दोस्तों, और बताइएगा, ये दरअसल प्रश्न जो है संविधान की स्रोत से हैं, जो भारत में जो है, भारत का जो संविधान जब बना, आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना दोस्तों। भारत का जो संविधान है, आपको पता था कि नहीं? आपको पता रहा होगा जरूर कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस संविधान में कहाँ कहाँ से बातें ली गई है, ये बातें कई बार आपको घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच आज लेकर आ गया हूँ। 10 प्रश्न हैं, और आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। अब इसके अलावा और क्या देखें दोस्तों, है ना। अब एक है ना, मिल ही चुका है उत्तर हमको, तो हम लोग और आगे का नहीं पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं पढ़ूँ आगे, अगर पढ़ूँ तो संघीय प्रणाली भी नहीं ली गई है ना। सर्वोच्च न्यायपालिका भी नहीं लिया गया है, मूल अधिकार भी नहीं लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड से। मूल अधिकार तो दोस्तों आपके अमेरिका से लिया गया है ना। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा हुआ है भारतीय संविधान का
कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो बात वही पूछ रहा है कि आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से कौन सी बात ली गई है। तो दोस्तों दो बातें ली गई हैं मुख्य रूप से क्या लिया गया है, दो तीन बातें ली गई है। एक तो मनोनयन का पद है, दूसरा है आपका जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल, और तीसरा जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस ऑप्शन है ना, इस प्रश्न में ज़बरदस्त ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में। और देखिए पहला ऑप्शन दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन अगला वाला भी सही लग रहा है हम लोग को, क्योंकि मनोनयन का पद भी तो यहीं से लिया है ना। लेकिन इसमें एक गलती कर दी है दोस्तों, राज्यसभा में बोल दिया है ना। सिर्फ राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में भी तो मनोनयन का पद होता है। तो ये बात गड़बड़ कर दी है और इसीलिए ये बात गड़बड़ हो गई है। और नीचे देखिए और ऑप्शन में आपको फंसा रहा है निर्वाचन की प्रक्रिया। तो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये जो है जापान से ली गई है, जबकि मैंने बोला राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना। निर्वाचक जो है निर्वाचक मंडल कैसा होगा, समझ रहे हैं बात को, निर्वाचक मंडल कैसा होगा, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न में इतने बच्चे फेल हो गए थे, मतलब सॉल्व नहीं कर पाए थे कि पूछिए मत, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बीच बीच में उठाएगा प्रश्न पूछने वाला, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करके रखना है सभी प्रश्नों की। और आप कितना भी पढ़ लें दोस्तों, कैसा प्रश्न बनता है, अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो पेपर में हड़बड़ाना तो तय है, और हड़बड़ाहट में गलती होना भी तय है। तो इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है। अच्छा चलिए, तीसरा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ये देखिए गजब प्रश्न दे दिया है। कई बच्चों को लगेगा कि भाई ब्रिटिश शासन था, तो जरूर ब्रिटिश शासन होगा, लेकिन ब्रिटिश शासन नहीं है। और यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन लगता है बच्चों को जो नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था, है ना, 1935 भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम से 75% बातें भारतीय संविधान में ली गई है, ऐसा माना जाता है ना। तो इसीलिए क्या बोला जाए, सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ना, या सबसे बड़ा स्रोत जो भारतीय संविधान का है वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो जहाँ से संघीय व्यवस्था लिया गया है ना, तो वहीं से होगा दोस्तों। तो कनाडा जो है ना, आपको मैं बता दूं दोस्तों, कनाडा से हमारे देश में संघीय व्यवस्था ली गई है, और इसीलिए कनाडा इसका उत्तर हो जाएगा। और कनाडा को टिक मार दीजिए बिंदास। और मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए भारतीय संविधान के स्रोतों को याद रखने का, है ना, तो वो भी मेरे पास है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको उन ट्रिकों से भी अवगत कराऊंगा और सारी बातें याद करा सकता हूं एक वीडियो में अलग से। तो बताइएगा, उनका भी मैं वीडियो बना सकता हूं। हालांकि देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर क्या है, बीच में समय भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग 2-4 बच्चे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बना सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ये देखिए आपसे एक से एक प्रश्न बनते हैं इससे। और समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो समवर्ती सूची वे सूची होते हैं जिन पर भारत सरकार, जो केंद्रीय सरकार होता है, वो भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम बना सकते हैं। तो कौन कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में आते हैं, कमेंट करके कोई बच्चा अगर मुझको बताए तो मैं मान जाऊं कि हमारे बच्चे भी, है ना, वैसे भी हमारे पढ़ाकू योद्धा जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन जब उत्तर देंगे तो और भी लगेगा हमको कि सच में हमारे जो बच्चे हैं, है ना, कतई जहर बच्चे हैं, है ना, जो कि पेपर को बिल्कुल डंक मार देंगे। ठीक है, तो
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, बी। ठीक है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगले प्रश्न की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो छठवां जो है प्रश्न, अब ये देखिए, और गजब प्रश्न पूछ लिया है। जो जो शक्तियों का जो विभाजन है कहाँ से लिया गया है ना। पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए बात वही लंबी चौड़ी लिखी रहती है, लेकिन पूछा आपसे गया है कि शक्तियों का विभाजन, ठीक है, या अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है दोस्तों, बी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं हर जो वीडियो डाल रहा हूँ अभी, हर वीडियो का जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और इसका भी डालूँगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको अपने पास डाउनलोड करके रखिएगा, और कुछ दिनों बाद, है ना, 1-2 हफ्ते बाद इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको कितना याद है, कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, और टेस्ट जैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ताकि आपका टेस्ट होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे। और PDF में हर वीडियो का PDF मैं दे रहा हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आप जाके देख लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। वहाँ लिंक दिया हुआ है, टच करेंगे तो PDF खुल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, और कभी भी टेस्ट की तरह हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेस्ट की तरह हल कर लीजिएगा, तो ये फ़ायदा आपको होगा। तो PDF मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर PDF प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जो वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, है ना, जिस दिन से बनाना शुरू किया है मैंने, उस दिन से सारे PDF डलते जा रहे हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो यह सूचना भी मैंने आपको दे दी है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक अधिकार मैंने बताया अमेरिका से लिया गया था, है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो रूस जो है दोस्तों, अच्छा रूस से तो लिया गया है, लेकिन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था मुझको बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि हमारे बच्चे भी कतई जहर बच्चे हैं, है ना, और बहुत होशियार बच्चे हमारे चैनल पर हैं। और वैसे मुझको पता है कि बहुत सारे होशियार बच्चे हमारे साथ हैं, बने हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं बार बार आज बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिए, ताकि अगर कोई बच्चा आके देखे हमारे कमेंट बॉक्स को, तो उसको भी पता चले कि हमारे चैनल पर बहुत सारे होशियार बच्चे है ना हैं, और बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं, और उनको भी आपसे सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अच्छा चलते हैं आगे, और आपके सामने दोस्तों मैंने 7वां प्रश्न हल करके दिखाई दिया है। और 8वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, अच्छा नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से प्रेरित है, मैंने बताया आपको। और आयरलैंड से प्रेरित बोले, चाहे ये कहाँ से लिया गया है बोले, तब भी जो है आयरलैंड ही बोलेंगे हम लोग। और जो है कहाँ के संविधान से प्रेरित है बोले, तब भी हम लोग आयरलैंड ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बस पूछने का तरीका अलग होता है, बात वही पूछ रहा है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो पहली बार सॉल्व करने वाले बच्चे, है ना, पेपर सॉल्व करने वाले बच्चे जो होते हैं, पेपर में बैठने वाले बच्चे, उनके अंदर तो जो है जो भाषा है ना, भाषाओं के जो भाषा होती है पेपर की, है ना, उसी से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी से कई बार डर जाते हैं, है ना। और डरते नहीं हैं तो कम से कम उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा आंसर होगा। तो इससे बचने के लिए हमको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। और 9वां जो है बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मैंने इसका उत्तर भी आपको बता दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो बात वही पूछ रहा है, लंबा चौड़ा लिखा है ना। तो निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मैंने आपको बताया अमेरिका, चाहे USA लिखा हो, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हो, एक ही बात है।
एक ही बात है। चलिए अगले प्रश्न पर। और भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली देखिए दोस्तों, संसदीय प्रणाली फिर से आपसे पूछ लिया। और मैं आपको बता दूं जो कैबिनेट है वो ब्रिटेन का बहुत फेमस है ना, और वहीं से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री होता है। तो ये सब बातें वहीं से ली गई हैं। अच्छा, तो 10 प्रश्न आपके संविधान के भी हो गए। तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, तो बात वही है दोस्तों कि बिल्कुल बिल्कुल मज़े से लगे रहिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी। अब हम जो है आ गए हैं जीव विज्ञान के 10 प्रश्नों पर, और हर क्षेत्र को मैं टच करूंगा, है ना। जो विषय मैंने उठाए हैं उनके जो है हर क्षेत्र को मैं टच करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बस साथ में बने रहिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा और, है ना, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल आप लोग ध्यान दिया करें, है ना। आप लाइक कर दिया करें, और हो सके तो दोस्तों क्या कर दिया करें, अपना कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें कि सर हमको अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से बनाते रहें। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, है ना। किसने किया था, ऐसा भी बोल सकता था, या किसने किया। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि जो है अरस्तु, जो है अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, जिनको एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो अरस्तु जी ने क्या है, जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं उनको, और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं अरस्तु अरस्तु लगा देते हैं, और हो जाता है दोस्तों गलत। और आके फिर देखते हैं कि हमने तो सही सॉल्व किया था, कैसे हमारा गलत हो गया। तो वास्तव में गलत ही हो, है ना, गलत ही टिक करके आ जाते हैं। क्योंकि जो है जीव विज्ञान जो शब्द है, या बोला जाए आपको बायोलॉजी जो शब्द है ना, बायोलॉजी शब्द भी पूछ सकते हैं ना आपको, बोल सकता है, जीव विज्ञान भी बोल सकता है, और इंग्लिश में भी लिख कर पूछ सकता है बायोलॉजी, है ना। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लैमार्क, है ना, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा अब, है ना। तो डी ऑप्शन में है लैमार्क, और जो है दोस्तों ट्रेविरेनस ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। और जीव विज्ञान के जनक मैंने अभी आपको बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अरस्तु को जाना जाता है। चाहे आपको इंग्लिश में लिखा मिले एरिस्टोटल, तब भी अरस्तु का ही नाम है, एरिस्टोटल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। एरिस्टोटल लिख दूं, एरिस्टोटल लिख देता हूं मैं आपके लिए, एरिस्टोटल। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर लगा देता हूँ, एरिस्टोटल। ठीक है, हालांकि हो सकता है स्पेलिंग में गलती हो, लेकिन एरिस्टोटल, है ना, जो है ये शब्द आप याद रखिएगा, ये भी अरस्तु का ही नाम है। ठीक है, और अरस्तु की एक और खासियत है कि ये जो है सिकंदर जी के, है ना, सिकंदर, वही सिकंदर दोस्तों जो है जो विश्व विजेता बनने के लिए निकले थे, है ना, विश्व विजेता बनने के लिए निकले थे, और पारसी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था इन्होंने, है ना। जो है पारसी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। जो अभी वर्तमान में जो ईरान है उसको बिल्कुल जलाकर राख कर दिया था, ऐसा समझिए आप। और बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, है ना, किसी को, है ना, छोड़ते नहीं थे। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल खतरनाक व्यक्ति थे। और उनके गुरु थे कौन, अरस्तु। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो बताइएगा अरस्तु थे। ठीक है, और अरस्तु के भी गुरु अगर पूछ लिया जाए तो महान वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक नहीं दोस्तों, वैज्ञानिक नहीं बोलूँगा, महान दार्शनिक जो सुकरात हैं, है ना, इनके गुरु माने जाते हैं, सुकरात जी।
तो ये प्रश्न भी कभी कभी बनते हैं, चाहे आपके इतिहास में बने, लेकिन बनते हैं, है ना। तो मुझको याद आ जाएगा, जो भी अच्छी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो मैं बोल रहा था अरस्तु जी की एक और बात आपको बता दूं, अगला प्रश्न ही उनके ऊपर है। जंतु विज्ञान का भी जनक उन्हीं को माना जाता है, अरस्तु जी को। तो लगा दीजिए टिक सी पर और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो पढ़ा होगा वही सॉल्व कर पाएगा, है ना। ये प्रश्न भी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो लेवल को बढ़ाते जाएंगे वैसे हम लोग, लेकिन अभी जो पेपर में आए हुए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी आए हुए हैं। और सरल प्रश्न भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ कठिन प्रश्न आते हैं। सरल प्रश्नों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। अच्छा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। और अगर आपको पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि मैं बता दूं। चलो मैं ही बता देता हूँ, प्रैक्टिस सेट है, मुझको बताना चाहिए। थ्रियोफ्रास्टस हैं, है ना, थ्रियोफ्रास्टस लिखा हुआ है, चाहे थ्रियोफेस्टस लिखें, वनस्पति जो है शास्त्र के जनक माने जाते हैं, है ना। वनस्पति जो है शास्त्र, जिसी को बॉटनी भी बोलते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऐसा प्रश्न भी कई बार बन जाता है। तो अक्सर करके लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से होती है। और जो है बॉटनी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। अच्छा देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न देखिए, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो प्लांट से संबंधित पुस्तक है, आपको दिखाई दे ही रहा है, प्लांटेरम लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक के लेखक भी देखिए दोस्तों, थ्रियोफ्रास्टस ही है ना, वनस्पति शास्त्र के जनक। इसीलिए इनका बुक जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्वयं वनस्पति शास्त्र के जनक हैं उनकी बुक है। क्या नाम है दोस्तों? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अगला नाम दे दिया है, अच्छा मतलब कहने का मतलब है, अगला प्रश्न दे दिया है, हिस्टोरिया एनिमलियम। पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनिमल मतलब जंतु से संबंधित कौन है दोस्तों? जंतु के बारे में मैंने बताया, जंतु विज्ञान के बारे में। तो आपको बताया मैंने कि अरस्तु जी हैं उनके जनक, है ना। जंतु विज्ञान के भी जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु जी माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं दोस्तों? इस बुक के कारण ही माने जाते हैं। इन्होंने ही बुक में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो 8वां मैं लगा दूं दोस्तों, 8वां टिक लगा देता हूं, ए अरस्तु। और याद रखिएगा ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिया एनिमलियम। इसको लिखा है अरस्तु जी ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। और देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी चलने का प्रयास तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा स्पीड आपको स्लो लगता है तो आप लोग यूट्यूब से स्पीड करके देख लिया करें, ठीक है दोस्तों। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि स्पीड को ज़्यादा करके आप यूट्यूब से देख लिया करें, ठीक है। बाकी क्या है, अब बहुत ज़्यादा जब प्रश्न हो जाते हैं 40-50 प्रश्न, तो बोलते बोलते जो है स्पीड कम भी हो जाती है ना, क्योंकि थोड़ा थकावट भी आ जाती है जुबा, है ना, मुंह में। तो इस कारण से भी थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग यही किया करें कि यूट्यूब में बढ़िया सुविधा है कि स्पीड को आप लोग बढ़ाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और अपना जो 9वां प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के ऊपर है। और चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो मैंने बताया दोस्तों आपको कि हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, और इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। तो याद रखना आपके लिए बड़ा आसान हो गया ना दोस्तों, आसान। तो चले आगे, तो चलते हैं दोस्तों आगे। और 10वां प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है,
ओहो, इतना आसान प्रश्न ये भी आया हुआ है, लेकिन दोस्तों है ना, जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। डी ऑप्शन सही है, जीव विज्ञान। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। अब मैं क्या बताऊं आपको, ये भी प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, और 11वां देखिए, चलिए एक बोनस प्रश्न मैं देता हूं आपको बायोलॉजी में। आपके लिए एक बोनस प्रश्न दे देता हूं, है ना, एक सौगात दे देता हूं आज, है ना, लास्ट में। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, फंगस जो होता है, फंगस, तो उसका नाम देखिए फा से शुरू होता है ना, लेकिन फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं। शैवाल मतलब एल्गी होता है, आपको पता है एल्गी। एल्गी अगर मैं लिखूं आपके लिए तो एल्गी, ये देखिए लिख देता हूं, है ना। तो एल्गी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एल्गी के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, जबकि इसका जो शुरुआत जो है ऐप से नहीं होता है, जबकि ऐप का शुरुआत फंगस, है ना, ऐप से जो है शुरुआत जो है किसका होता है? फफूंद का बोलो, चाहे कवक का बोलो, चाहे फंगस का बोलो, है ना, बात एक ही है ना। तो फंगस का होता है, और फंगस का होता तो है, ठीक है। लेकिन एक बात क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, फंगस का जो है जो शुरुआत जो है ऐप से हो रहा है, लेकिन जो फंगस के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी नहीं बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी नहीं बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और वैसे भी अभी दुनिया को, है ना, सारी दुनिया को फंगसों ने अपना मायका समझ कर रख लिया है ना, और यहीं पर बैठ गए हैं। तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कवक के अध्ययन को, फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो आज का हमारा जो है सेशन पूरा हुआ दोस्तों, और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझको पूरा विश्वास है। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप मेरा साथ बनाए रखिएगा, है ना, आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं बहुत ज़बरदस्त बारीकियों तक आपको लेकर जाऊंगा, गहराइयों तक आपको क्वेश्चंस के लेके जाऊंगा, है ना, प्रैक्टिस खूब करा दूंगा, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनका रिवाइज खूब करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।